दोस्तों सभी को नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम लोग फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 एनसीईआरटी पर आधारित चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक शुरू करेंगे और अर्धचालक पढ़ेंगे। ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से इस चैप्टर से अकेले 8 नंबर का पूछा जाता है क्वेश्चन और कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अर्धचालक को डिफाइन करना हो, चालकता के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर हमें डिफाइन करना है। तो इस तरह से हम लोग सेमीकंडक्टर को सबसे पहले शुरू करने से पहले किसी भी पदार्थ को, कोई ठोस पदार्थ को अगर वर्गीकृत करें तो पदार्थों का जो वर्गीकरण होगा हम लोग उसका आधार मानेंगे चालन, यानी कि चालकता के आधार पर अगर किसी भी ठोस पदार्थ को वर्गीकृत करें तो लिखें ठोस पदार्थ है कोई, उसका चालकता के आधार पर यहाँ जो ठोस पदार्थ को क्लासिफाइड किया जा रहा है, वर्गीकृत किया जा रहा है, उसका आधार माना जा रहा है कि ये चालन के, विद्युत के चालन के आधार पर डिवाइड किया जाएगा। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला चालक और दूसरा अचालक और तीसरा अर्धचालक। चालक यानी कि कंडक्टर और अचालक यानी कि इंसुलेटर और अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। ये हमें जो अर्धचालक है, इस पूरे चैप्टर में अर्धचालक के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम लोग बात करें चालक की, तो वो चालक वे होते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह, विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो सके, उसे हम लोग कहेंगे चालक है। जैसे एग्जाम्पल अगर लें हम लोग तो एग्जाम्पल होगा कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। इस तरह से मतलब यह है कि जिसमें आसानी से धारा का प्रवाह हो सके, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम आदि, वो चालक कहलाता है। और आसानी से धारा उसी में प्रवाहित होता है जिसमें मुक्त, जिसमें बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन फ्री हो, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। अगर इसमें कॉपर या एल्युमिनियम है, अगर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो हम कहेंगे कि इसमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकेगा, अतः उसे हम लोग कहेंगे कि यह चालक है। और अचालक की बात करें, इंसुलेटर की बात करें, तो अचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें आसानी से धारा प्रवाहित न हो सके, जैसे हीरा, जैसे हीरा भी हो सकता है, प्लास्टिक, लकड़ी, etc। ये सारे के सारे इंसुलेटर होते हैं, यानी कि अचालक होते हैं। इसमें आसानी से धारा प्रवाहित नहीं हो सकती क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और अर्धचालक वे होते हैं, ये सामान्यतः, अर्धचालक सामान्यतः अचालक की भांति व्यवहार करते हैं और अगर इसमें अशुद्धियां मिलाई जाएं या फिर उस पर उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो ये चालक की भांति व्यवहार करने लगता है। तो ऐसे पदार्थ जो अशुद्धियां मिलाने पर, इम्प्योरिटी ऐड करने पर या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर वो चालक की भांति व्यवहार करे, वो अर्धचालक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, etc।
तो सिलिकॉन जर्मेनियम जो होगा सबसे बढ़िया अर्धचालक होता है, इसीलिए एग्जाम्पल में लिखा जाता है अर्धचालक सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। तो जिसमें आसानी से धारा प्रवाहित हो सके वो चालक कहलाता है। जिसमें धारा प्रवाहित कभी नहीं हो सकती है वो अचालक। जो अशुद्धियां मिलाने पर, वह पदार्थ जिसमें अशुद्धियां मिलाने पर या फिर टेम्परेचर बढ़ाने पर वो चालक की भांति व्यवहार करे वो अर्धचालक कहलाता है। और इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में यही अर्धचालक हमें पढ़ना है। और ये अर्धचालक हम लोग चालन के आधार पर, अगर इनका प्रतिरोध देखा जाए, क्योंकि जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो प्रतिरोध जरूर काम में आता है ओम के नियम के अनुसार, क्योंकि प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना, वो प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध, अगर चालक की बात करें तो चालक का प्रतिरोध सबसे कम होगा और अचालक का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। और इसका मीडियम में होता है अर्धचालक का प्रतिरोध। अगर इसके प्रतिरोधकता की बात करें तो चालक की जो प्रतिरोधकता होगी वो 10⁻⁻2 से 10⁻⁸ ओम मीटर के बराबर होगी। और अचालक की बात करें तो 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर के बराबर प्रतिरोधकता होगी। और अर्धचालक की बात करें तो ये ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों के बीच होता है, 10⁻5 से -5 से लेकर के 10⁻8 ओम मीटर के बराबर इसकी प्रतिरोधकता होगी। तो प्रतिरोधकता हम देख रहे हैं कि जिसका जितना कम है ये चालक है, चालक में आसानी से धारा प्रवाहित होगी, तो आसानी से धारा प्रवाहित होगी तो इसमें प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा तो रुकावट कम होगा, और प्रतिरोध कम है तो प्रतिरोधकता भी कम होगी। यानी कि 10⁻2 से लेकर के 10⁻8 ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। तो ये इस तरह से इसका प्रतिरोधकता है। तो हम लोग इसको डिवाइड किए हैं, वर्गीकृत किए हैं चालन के आधार पर किसी ठोस पदार्थ को। और ये ठोस अवस्था नाम का एक चैप्टर है केमिस्ट्री में, जो फर्स्ट यूनिट है ठोस अवस्था। उस ठोस अवस्था में ठोसों का वर्गीकरण पढ़ाया गया है, ठोसों का वर्गीकरण डिवाइड किया गया है। तो ठोस का वर्गीकरण, उसमें हम लोग आधार मान रहे हैं कि ये चालकता के या आधार पर। अब हम लोग समझते हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो इसका अब हम लोग आधार मानेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर अगर डिवाइड करें, ऊर्जा बैंड के आधार पर अगर ऊर्जा बैंड के आधार पर डिवाइड करें चालक को, चालक, कुचालक या फिर अचालक, और अर्धचालक को कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। ऊर्जा बैंड के आधार पर अगर इसे हम लोग डिवाइड करें तो एक सबसे पहले आता है इसमें, ये जो ऊपर होता है ये चालन बैंड होता है, और जो नीचे होता है संयोजी बैंड होता है। संयोजी बैंड, किसी पदार्थ में दो बैंड होते हैं, एक संयोजी बैंड होता है और एक चालन बैंड होता है। तो संयोजी बैंड हमेशा नीचे की ओर होता है और चालन बैंड हमेशा ऊपर की ओर होता है। सामान्यतः हमेशा इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो संयोजी बैंड में होते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ उपस्थित होंगे संयोजी बैंड में उपस्थित होते हैं। और चालन बैंड में या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो फुल इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं। तो चालन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से, संयोजी बैंड में जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से होंगे,
तो अगर अर्धचालक की बात करेंगे तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर से जैसे ही टेम्परेचर हम लोग देंगे, इसको जैसे ही गर्म करेंगे, जैसे गर्म करेंगे ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस चालन बैंड में जाएगा। जब गर्म करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चालन बैंड में जाएगा। तो चालन बैंड में जो ही जाएगा तो ये अर्धचालक चालक की भांति व्यवहार करने लगेगा। और इसके चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच के अंतराल को हम लोग कहते हैं ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल या फिर एनर्जी गैप। ऊर्जा बैंड के आधार पर इसमें दो प्रकार के बैंड होते हैं, नीचे संयोजी बैंड होता है और ऊपर चालन बैंड होता है। इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस बैंड और इसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड। नीचे बैलेंस बैंड है और ऊपर कंडक्शन बैंड है। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, जब बाहर से ऊर्जा देंगे तो ये जंप करके चालन बैंड में जाते हैं और चालन बैंड से यहाँ चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का जो गैप होता है वो एनर्जी गैप कहलाता है, ऊर्जा गैप या ऊर्जा अंतराल भी हम लोग कह सकते हैं। तो अगर इसी चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच कितना एनर्जी गैप है तो चालक में देखा जाएगा तो ये एनर्जी गैप ये लगभग 0 के बराबर होता है, ये लगभग 0 के बराबर होता है एनर्जी गैप। और इसमें अगर बात करें एनर्जी गैप अचालक है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। और इतना हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हम लोग एनर्जी इसको नहीं दे पाते हैं। अगर इससे ज़्यादा एनर्जी अगर दे पाते हैं तो अचालक भी चालक की भांति व्यवहार करता है। लेकिन इतना एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक एनर्जी न देने के कारण ये इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते हैं और जैसे जंप नहीं करेंगे तो ये अचालक की भांति व्यवहार करेंगे, वो चालकता का गुण ही नहीं उसके अंदर आ पाएगा क्योंकि चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं उपस्थित होंगे। तो अगर अर्धचालक की बात करें तो इसमें होता है जो एनर्जी गैप होगा, ये इसमें एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। इसीलिए इसमें जैसे ही हम लोग बाहर से ऊर्जा देते हैं अर्धचालक में, वैसे इलेक्ट्रॉन जंप करके चालन बैंड में जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। और जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन, हमें चालन विद्युत का चालन करने के लिए, विद्युत का प्रवाह करने के लिए इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, हमें इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना जरूरी है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे वैसे ही वो चालक की भांति व्यवहार करने लगेगा। हमें अर्धचालक में यही करना होता है कि जैसे ही बाहर से ऊर्जा देंगे ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चालन बैंड में जाएंगे और चालन बैंड ये अर्धचालक अब चालक में बदल जाएगा, यानी कि चालक की भांति व्यवहार करेगा। अगर हम लोग सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने पर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चालन बैंड में चले जाएंगे और ये चालक की भांति व्यवहार करने लगेगा। तो ये ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक को हम लोग समझे हैं। ऊर्जा बैंड ये संयोजी बैंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और यहाँ से जंप करके जाएंगे तो ये चालन बैंड में जाएंगे और चालन बैंड में जो ही जाएंगे वो चालक की भांति व्यवहार करने लगेगा क्योंकि उसमें धारा का फ्लो, धारा का प्रवाह आसानी से होने लगेगा। अगर इसका एनर्जी गैप की बात करें तो ये चालक में लगभग 0 के बराबर होता है और ये 3 इलेक्ट्रॉन से अधिक होगा तो वो अचालक। ऐसे भी कह सकते हैं कि जब ऊर्जा अंतराल या एनर्जी गैप शून्य होता है तो वो चालक कहलाता है और जब ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है तो वो अचालक कहलाता है और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है तो वो अर्धचालक कहलाता है। तो ये ऊर्जा बैंड के आधार पर हम लोग चालक, अचालक और अर्धचालक को डिवाइड कर सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमें यही इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ना है, अर्धचालक। अब हम लोग आगे इसी को बांटेंगे और इसी को पढ़ेंगे कि अर्धचालक सामान्यतः होता क्या है और इसका प्रॉपर्टी क्या है। और अर्धचालक का
एप्लीकेशन है या फिर उपयोग, इसका यूज कहाँ है, तो इसका यूज हम लोग डायोड बनाने में या फिर ट्रांजिस्टर बनाने में, आईसी बनाने में, तो ये सारी चीजें बनाने में, रेक्टिफायर बनाने में हम लोग इसी अर्धचालक का उपयोग करते हैं। और अर्धचालक अगर डायोड में बात करें तो अर्धचालक ये करंट के डायरेक्शन में यूज होता है, करंट को एक दिशा में भेजने का कार्य करता है। तो आगे हम लोग पूरा प्रॉपर्टी जितना होगा पूरा का सारा हम लोग अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। अब अर्धचालक की अगर बात करें हम लोग, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं और उसके अंदर अगर आगे बढ़े तो ये अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। पहला नैज अर्धचालक, नैज अर्धचालक या इसी को हम लोग कहते हैं शुद्ध अर्धचालक। जिसे इंग्लिश में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा बाह्य अर्धचालक या अपद्रवी अर्धचालक, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर बात करें नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक की, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड है। तो ये शुद्ध अर्धचालक होता है। जैसे अगर इसमें सिलिकॉन की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बना है सिलिकॉन, तो ये बाहरी कक्षा में इसमें 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 बॉन्ड से जुड़े होते हैं सिलिकॉन स्ट्रक्चर में। और ये कैसे पता चलता है, जैसे ये ग्रुप, ये शुद्ध अर्धचालक में जैसे हम लोग एग्जांपल में सिलिकॉन लिए हैं, सिलिकॉन ये 14 ग्रुप का तत्व है और 14 ग्रुप के तत्व सारे के सारे इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये 4 बंध बनाते हैं और 4 बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो ये सिलिकॉन की अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा। और इसमें अगर तापमान को बढ़ा दिया जाए, तापमान को अगर इंक्रीज किया जाएगा तो ये जो बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं। और जैसे ही बॉन्ड टूटेंगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, जिसे हम लोग कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, और एक इसका होल्स पेयर बन जाता है। एक होल्स बनेगा जिसे हम लोग छिद्र कहेंगे, और ये छिद्र या फिर कोटर कहते हैं, इसे हम लोग कोटर कहते हैं। ये कोटर होता है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये जैसे ही इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हलचल होता है, हलचल होने के कारण इसके बॉन्ड टूट जाते हैं और टूटने के कारण इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो हमें ये अर्धचालक है, अर्धचालक को चालक बनाने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और जैसे ही गर्म करेंगे ये बॉन्ड टूटेंगे और टूटने के साथ साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, जिसके कारण ये अर्धचालक चालक की भांति व्यवहार करने लगेगा और ये नैज अर्धचालक कहलाते हैं। वे अर्धचालक जिसका तापमान बढ़ाने के साथ वो चालक की भांति व्यवहार करते हैं वो नैज या शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। और अगर दूसरा बाह्य अर्धचालक की बात करें, बाह्य अर्धचालक, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप ये 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये 2 प्रकार के होते हैं बाह्य अर्धचालक। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, सिलिकॉन का एग्जांपल लेंगे और इसमें हम लोग डोपिंग कराएंगे। और डोपिंग ये अपद्रवी है, अपद्रवी मतलब अशुद्धियां ऐड करना, और डोपिंग का मतलब होता है डोपिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी ऐड करना या फिर अशुद्धियां मिलाना।
ये अशुद्धियां मिलाने का प्रक्रम डोपिंग कहलाता है। तो अब इसमें हम लोग डोपिंग करेंगे। ये जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये 14 ग्रुप के तत्व हैं और 14 ग्रुप के तत्व होते हैं जैसे कार्बन। 14 ग्रुप के तत्व जो होंगे वो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी यानी लेड। इस तरह से ये ग्रुप 14 के तत्व हैं। और 13 के तत्व की बात करें और 15 के, इसे हम लोग कहते हैं चतुर्थ संयोजी तत्व। चतुर्थ संयोजी तत्व, ये चतुर्थ संयोजी तत्व है। और यहाँ पंच संयोजी तत्व होगा और ये ट्राईवैलेंट होगा, त्रिसंयोजी तत्व होगा। जब हम लोग चतुर्थ संयोजी तत्व में ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट से डोपिंग करते हैं या फिर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो जो सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है वो बाह्य अर्धचालक या बाह्य सेमीकंडक्टर यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। तो जैसे इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, जैसे मान लीजिए ट्राईवैलेंट का अगर ले लिया जाए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से अगर इस सिलिकॉन में डोपिंग किया जाएगा तो ये एन टाइप अर्धचालक कहलाएगा और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और ये चालक की भांति व्यवहार करेगा। और 15 ग्रुप जैसे फास्फोरस पी से जो ही सिलिकॉन में डोपिंग किया जाएगा तो ये पी टाइप अर्धचालक कहलाएगा। तो जैसे ही डोपिंग किया जा रहा है इसका मतलब एल्युमिनियम को सिलिकॉन में मिलाया जा रहा है और फास्फोरस को सिलिकॉन में मिलाया जा रहा है। तो जैसे ही सिलिकॉन में ऐड करेंगे तो वह अर्धचालक जिसमें अशुद्धियां मिलाने पर या फिर वह चतुर्थ संयोजी अर्धचालक जिसमें ट्राईवैलेंट यानी त्रिसंयोजी या फिर पंच संयोजी तत्व का अशुद्धियां मिलाने पर वह चालक की भांति व्यवहार करता है, बाह्य अर्धचालक या अपद्रवी अर्धचालक कहलाता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक होता क्या है। अब हम लोग बात करते हैं बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक की। बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक और ये दो प्रकार के होंगे। पहला पी प्रकार का अर्धचालक और ये दूसरा एन प्रकार सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो अब हम लोग सिलिकॉन का एग्जांपल ले लें। सिलिकॉन का अगर स्ट्रक्चर अगर इस तरह से बना लें जिसके सभी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन यानी ये 4 बांड से घिरे होते हैं, इसीलिए इसे चतुर्थ संयोजी तत्व भी कहा जाता है। ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है। इस तरह से अब हम लोग चतुर्थ या ट्राईवैलेंट यानी त्रिसंयोजी तत्व को, त्रिसंयोजी तत्व यानी कि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13 और इसके बाहरी कक्षा में ये 2 8 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस एल्युमिनियम से हम लोग सिलिकॉन के अंदर डोपिंग करवाएंगे या फिर एल्युमिनियम को सिलिकॉन के अंदर मिलाएंगे। तो इसी को कहते हैं कि अशुद्धियां ऐड करना। जैसे ही एल्युमिनियम को सिलिकॉन के अंदर मिलाएंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ सिलिकॉन है और इसके अंदर आ गया एल्युमिनियम, यहाँ एल्युमिनियम आ जाएगा। तो एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 ही इलेक्ट्रॉन है और बांड बना रहा है यहाँ 4, यानी कि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और यहाँ एक खाली जगह हो जाएगा। और इसी खाली जगह को हम लोग कहते हैं छिद्र या कोटर। इस खाली जगह को हम लोग कोटर कहेंगे और यहाँ सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो ये छिद्र के कारण, ये छिद्र इस इलेक्ट्रॉन के
पास जाएगा, ये छिद्र कोटर इस इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा और छिद्र यहाँ चला आएगा। जैसे ही आपस में इंटरचेंज करेंगे अपनी जगह को, वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, फिर कहीं और जाएगा, इस तरह से घूमता रहेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, इसके कारण विद्युत धारा जनरेट होती रहेगी, यानी कि ये चालक की भांति व्यवहार करता रहेगा। अब अगर एन प्रकार के अर्धचालक में हम लोग बात करें, इसमें हम लोग फास्फोरस से डोपिंग करें तो इस तरह से सिलिकॉन के जगह पर ये फास्फोरस आ जाएगा और ये पंच संयोजी तत्व है। ये पंच संयोजी तत्व होता है, यानी कि ये पेंटावैलेंट है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 बंद तो बन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ मुक्त हो जाएगा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें ये चालक की भांति व्यवहार करेगा। हम जब भी चालक का निर्माण करते हैं, अर्धचालक से चालक को बदलते हैं, चालक में बदलते हैं, तो उस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि धारा का प्रवाह तभी संभव है जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सके, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से मिल जाएगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित होता है। तो ये एन प्रकार का अर्धचालक है। और इसमें कोटर के कारण, कोटर के घूमने के कारण, जैसे ही कोटर यहाँ आएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, कोटर जहां जाएगा वहां खाली जगह के स्थान पर इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है और आगे कोटर मूव कर जाता है। तो कोटर के कारण अगर धारा प्रवाहित होगा तो वो पी प्रकार का अर्धचालक होगा, और अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगा तो एन प्रकार का अर्धचालक होगा। अगर इसमें कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखी जाए तो इसमें नंबर ऑफ जो होल्स होगा, नंबर ऑफ होल्स ये ज्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और यहां देखा जाएगा तो ये नंबर ऑफ होल्स कम होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पी प्रकार के अर्धचालक में किसकी बहुलक ज्यादा होगा, बहुलता ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे कि कोटर की अधिकता होगी, कोटर अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। और एन प्रकार के अर्धचालक में बात होगी तो यहाँ होल्स यानी कि कोटर कम होंगे और मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और कोटर कम होंगे। तो बहुलता अगर बात करें तो इसमें बहुलता कोटर की होगी और इसमें बहुलता इलेक्ट्रॉन की होगी। तो इस तरह से हम जवाब दे सकते हैं। ये था बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्य अर्धचालक के 2 प्रकार के हम लोग पढ़े हैं, पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक। जब किसी अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व को मिलाया जाता है, जब चतुर्थ संयोजी तत्व में त्रिसंयोजी तत्व को मिलाया जाता है तो इस प्रकार का अर्धचालक पी प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। जब चतुर्थ संयोजी तत्व में पंच संयोजी तत्व को मिलाया जाता है या इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है तो वह अर्धचालक एन प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं पी प्रकार अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक। तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो यहाँ से पी और एन को जोड़ा जाएगा तो पीएन को जोड़ा जाएगा, यानी पीएन संधि बनेगा। संधि का मतलब होता है जोड़ना, जुड़ाव, तो पीएन संधि बनेगा और पीएन संधि मिल करके एक दिशा में अगर निर्माण करेंगे करंट का तो वहां से डायोड मिलेगा। तो आज हम लोग सेमीकंडक्टर को पढ़े हैं, यानी अर्धचालक को शुरू किए हैं। इसमें से हम लोग बांटे हैं 2 बैंड के आधार पर, और यहाँ हम लोग अर्धचालक को पढ़ना जब शुरू किए हैं तो एक नैज अर्धचालक पढ़े हैं। नैज अर्धचालक मतलब जिसका तापमान बढ़ाने के साथ वो चालक की भांति व्यवहार करे, वह अर्धचालक नैज अर्धचालक कहलाता है। और दूसरा बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक हम लोग पढ़े हैं। बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक में जिसमें अशुद्धियां मिलाई, वह अर्धचालक जिसमें अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, सामान्यतः इसे कह सकते हैं कि वह अर्धचालक जिसमें अशुद्धियां मिलाई जाती हैं वो बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक कहलाता है। तो इस तरह से 2 प्रकार से डिवाइड किए हैं, एक पी प्रकार का सेमीकंडक्टर अर्धचालक और एक एन प्रकार का अर्धचालक। जैसे ही किसी सेमीकंडक्टर किसी अर्धचालक में हम लोग यानी
चतुर्संयोजी तत्व में अगर त्रिसंयोजी तत्व को मिलाया जाता है या टोपिंग किया जाता है तो वो पी प्रकार का अर्धचालक कहलाता है, और जब पंच संयोजी तत्व को मिलाया जाता है तो वो एन प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। तो इस तरह से पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक हम लोग समझे हैं। और यहाँ से अगर इसकी संख्या पूछा जाएगा कि किसकी बहुलता ज़्यादा होती है तो हम लोग कहेंगे कि इसमें कोटर ज़्यादा होता है, पी प्रकार में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, और इसमें कोटर कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से पी और एन प्रकार का अर्धचालक समझे हैं। तो आगे हम लोग पी एन संधि डायोड पढ़ेंगे, और पी एन संधि डायोड को अग्र अभिनत और पश्च रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे। और इसके बाद आगे आता है रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उसी के साथ इस चैप्टर को क्लोज करेंगे और यहीं से 8 नंबर मिल जाएगा। और ये फिक्स होता है कि जैसे क्वेश्चन इसके पहले क्वेश्चन सीट हमारे कम्युनिटी टैब में डाली गई है, उस क्वेश्चन सीट में देखेंगे जो पी एन संधि डायोड था और उसमें रेक्टिफायर था दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी या फिर अर्ध तरंग दृष्टिकारी, ये हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और 1 नंबर में 60 क्वेश्चन इसका जो डिफिनीशन बोलते गए हैं वो अगर कॉपी पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और ये जो बातें बोले हैं बस एक एक लाइन में वो चीज़ें लिखना है। तो इस तरह से जैसे पी प्रकार का अर्धचालक पूछेगा वही लाइन छाप देना है। और इसमें कभी कभी बहुविकल्पी में भी पूछ देता है कि किसमें बहुलता होता है, एन प्रकार या फिर पी प्रकार में होल्स ज़्यादा होते हैं, कोटर ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं या फिर होल्स ज़्यादा होते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो आगे हम लोग पी एन संधि डायोड का बात करेंगे। इस चैप्टर वाइज एक 1 शॉट वीडियो में ये संभव नहीं था, इसलिए 1 शॉट वीडियो नहीं आया है इसका। जैसे ही 1 शॉट वीडियो की जरूरत होगी तो हम हर चैप्टर का 1 शॉट वीडियो भी लाएंगे। और जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा हम हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा तैयारी हम लोग करेंगे इस चैनल पर, और जितना हो सकेगा इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।